गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है न्यूक्लियाई और ये मेरा इसका 7वां वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डीके लॉ के बारे में और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम हाफ लाइफ के बारे में और फिर पढ़ेंगे बच्चों एवरेज लाइफ ऑफ द सैंपल के बारे में। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के बारे में बताएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इसमें हम जो है पढ़ेंगे जो चीज वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, फिर बच्चों इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो आता है हाफ लाइफ का। फिर बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें मीन लाइफ, बहुत इजी होता है ये। और बच्चों फिर इसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये भी इजी है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसके बाद एक जो है पॉइंट आता है वो आता है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी। और बच्चों मैं यहीं से शुरुआत करूंगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अधिकतर बच्चे इसको स्किप कर देते हैं और ये आ जाता है तो छूट जाता है। ठीक है बच्चों, और लास्ट में बच्चों हम लगाएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, लास्ट में हम लगाएंगे न्यूमेरिकल। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम सबसे पहले कि हमारा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, फिर बच्चों हम आगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके का जो है फॉर्मूला डायरेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हमारे पास जो है 3 यूनिट है किसकी, रेडियो एक्टिविटी की। तो डालिए यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो सब बच्चों इसकी 3 यूनिट होती है। तो सबसे पहली यूनिट होती है हमारी, वो होती है बैक्यूरेल। बच्चों इसको हम सिंबल कैपिटल बी स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। और बच्चों इसके बाद एक दूसरी यूनिट होती है जो कि होती है हमारी क्यूरी, जिसको कैपिटल सी और स्मॉल आई से हम डिनोट करते हैं। और बच्चों इसके बाद एक और यूनिट होती है जो कि होती है हमारी रदरफोर्ड, जिसको कैपिटल आर और स्मॉल डी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये तीनों ही साइंटिस्टों के नाम के ऊपर बेस जो है वो यूनिट है और ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में सबसे ज्यादा काम किया। और बैक्यूरेल साहब ने रेडियो एक्टिविटी को जो है डिस्कवर किया था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहली यूनिट इनके नाम पे है बैक्यूरेल। आप देखिए बैक्यूरेल की क्या स्पेसिफिकेशन है, बैक्यूरेल BQ। ये जो होता है बच्चों ये है हमारी SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इस तरीके से आ गया बच्चों। यहां पर देख लीजिए क्या होता है, ये होता है 1 बैक्यूरेल इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकंड में 1 डीके को हम 1 बैक्यूरेल से डिनोट करते हैं। इस चीज को आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। ये बच्चों सबसे पहले यूनिट आई थी। फिर बच्चों उसके बाद हमारी जो यूनिट आई वो आई बच्चों क्यूरी, CI। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर नोट कर लीजिए 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डीके। ठीक है, पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड। और बच्चों ये हमारा जो है मेडिकल के एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
ठीक है बच्चों, किस तरीके से पूछा गया है वो भी मैं आपको बता दूं। वो देखिए इस तरीके से पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मिली क्यूरी। ठीक है, तो 1 मिली क्यूरी में क्या होगा 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10, और मिली होगा तो 10 टू द पावर -3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 3.7 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है, डीके पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये हो गया। एक बार पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रो क्यूरी, तो बच्चों कुछ नहीं था। ठीक है, इसमें 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 और माइक्रो में 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों आ गया था 3.7 इंटू 10 टू द पावर जो है 4 डीके पर सेकेंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जाते जाते हो सकता है वीडियो आप स्किप कर दो, तो इस वजह से मैंने इसको पहले बताया है कि आप इसको नोट कर ले, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब बच्चों आता है 1 रदरफोर्ड, तो यहां पे नोट कर लीजिए 1 रदरफोर्ड, इसको आरडी से करते हैं, इक्वल टू 10 टू द पावर 6 डीके पर सेकेंड। इस तरीके से नोट कर लीजिए। अब बच्चों क्या होता है कि अगर हम क्यूरी को जो है रिप्रेजेंट करें रदरफोर्ड में, तो बच्चों वो देखिए क्या होता है 1 क्यूरी हमारा क्या हो गया, 1 क्यूरी हो गया बच्चों 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10, ठीक है, डीके पर सेकेंड। अब बच्चों इसको यदि हम जो है डिवाइड कर दें 10 टू द पावर 6 से, तो बच्चों ये रदरफोर्ड में बदल जाएगा और बच्चों देखिए क्या आएगा 3.7 इंटू 10 टू द पावर 4 रदरफोर्ड। ये भी आ चुका है कि 1 क्यूरी बराबर कितना रदरफोर्ड होता है। बाकी यूनिट आप कन्वर्ट करना जानते हो, इसको नोट कर लीजिए, हंसी मजाक में मत लीजिएगा। बड़ी बड़ी चीज हम लोग पढ़ते जाते हैं और छोटी चीज जो है छोड़ देते हैं और फिर उसमें नंबर हमारे चले जाते हैं। तो बच्चों ये हमारा जो है हुआ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसको नोट कर लीजिए, मैं एक बार फिर कह रहा हूं। ठीक है, ये आता है एग्जामिनेशन में। अब चलिए बच्चों देखते हैं हम कि हमारा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो है वो बच्चों हमारा इसके ऊपर बना है कि हमारा जो है कोई सैंपल हमको मिला है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, तो उसमें हमारा डिसइंटीग्रेशन जो हो रहा है, जो डिके हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। अब बच्चों रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसको बच्चों हम जो है ना तो स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही इसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके ऊपर लॉ बनाना बड़ा टेढ़ा काम था। ठीक है, बहुत टेढ़ा काम था इसके ऊपर लॉ बनाना। तो बच्चों सबसे पहले बात आप नोट कर लीजिए यहां पर कि रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, यहां पे नोट कर लीजिए रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, इट्स रेट नाइदर बी इंक्रीज्ड, ठीक है, नाइदर बी इंक्रीज्ड नॉर डिक्रीज, ना तो हम इसको जो है बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये थी। दूसरी बात जो ऑब्जर्वेशन में आई वो ये आई, इट इज अनअफेक्टेड। ठीक है, ये जो था ये अनअफेक्टेड था, अनअफेक्टेड बाई एनी फिजिकल कंडीशन। और फिजिकल कंडीशन क्या होती है बच्चों, फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, डेंसिटी, इन सब चीजों से बिल्कुल फ्री था, इससे कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ रहा था। ठीक है, अब बच्चों जो है यहां पर बच्चों जो अब यहां पर जो है सवाल यहां पे पैदा हुआ कि ये ना किसी मतलब ना इसको बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, ना इसमें कोई कैटालिस्ट हम डाल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें एक चीज यहां पर ये आई, ठीक है, यहां पर ये आई और फिजिकल कंडीशन पे भी जो है डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये हुआ कि आखिर ये क्यों होता है और किस चीज पे डिपेंड करता है।
ठीक है, तो इस पे बच्चों जो है रिसर्च हुई, और रिसर्च जो हुई वो बच्चों करी रदरफोर्ड साहब ने, ठीक है, रदरफोर्ड एंड सोडी साहब ने, दो लोगों ने इसके ऊपर जो है रिसर्च करी और फिर एक लॉ दिया। लॉ का जो बेस था वो था बच्चों प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, और बच्चों जो है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का लॉ, ये यहां से जो है मिला जो है हमको रूल इसका कि आखिर हमारा रेडियो एक्टिविटी जो है किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको जो है हम कह ही नहीं सकते कि क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप सब्जी मंडी में हो, ठीक है, सब्जी मंडी में सब लोग एक ही काम कर रहे हैं कि सब्जी खरीद रहे हैं, और तो कुछ कर नहीं रहे वहां पे, कुछ लोग सब्जी बेच रहे हैं, कुछ लोग सब्जी खरीद रहे हैं। अब बच्चों ये पूछा जाए कि जो है कौन सी सब्जी ज्यादा बिकेगी, कौन सी कम बिकेगी, या कब भीड़ ज्यादा होगी, सुबह को बिकेगी कि शाम को बिकेगी, एकदम से कोई पूछ ले बता दे, मौसम पे भी डिपेंड करता है। तो ये बच्चों बता पाना एक दिन से एकदम से संभव नहीं था। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो होता तो है लेकिन उसका कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ऐसा ही जो है ये प्रोसेस था रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। फिर इसके ऊपर जैसे कि सब्जी खरीदने का ही एनालिसिस किया गया कि इस मौसम में इतना बिकता है, सुबह इतना बिकता है, शाम को इतना बिकता है, जो सस्ता होता है वो ज्यादा बिकता है, जो बढ़िया होता है वो ज्यादा बिकता है। इस टाइप की चीजों की एनालिसिस करके एक डाटा बनाया गया स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से और प्रोबेबिलिटी का यूज करके, ठीक है। तब बताया गया कि अब ये सब्जी इस सीजन में ऐसी बिकेगी, वो ऐसा होगा, ये होगा। जब एक लंबी प्रक्रिया से गुजर करके एक डाटा एनालिटिक तैयार किया गया, तब जो है बच्चों हम कुछ बताने के लायक हुए, ठीक है। तो बच्चों यहां पर वही कहानी हुई कि यहां पर जो है एक काफी सारे रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस की एनालिसिस की गई, उसकी क्वांटिटी को कम किया गया, ज्यादा किया गया, और जो है उसकी जो है तमाम और कंडीशन देखी गई। तो एक बात यहां से निकल के आई कि रेडियो एक्टिविटी या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक चीज पे, वो ये कि हमारे पास कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस है उतना ज्यादा ही उसमें से डिके हो रहा है, और जितना कम है उतना ही कम उसमें से जो है हमारा रेडिएशन निकल रहा है। ये बात बहुत लंबे जो है रिसर्च के बाद निकल के आई। और बच्चों ये इसी को हम बोलते हैं रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ, या बच्चों हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ये बच्चों हमारा होता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके। इसमें क्या निकल के आया, वो ये निकल के आया कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन सैंपल, ठीक है। ये बहुत ही लंबे रिसर्च के बाद ये जो है निकल के आया। अब बच्चों जो है यहां पर इसको यहां पर अब इसके ऊपर ला बनाया गया। देखिए क्या हुआ, सपोज ठीक है, इन वेरी स्मॉल टाइम dt, ठीक है, dt इसको ऐसे कर लीजिए, dn न्यूक्लियाई जो है वो हमारा डिके होता है इस तरीके से। देन रेट ऑफ जो है रेडियो एक्टिव डिके जो होगा, ठीक है, रेट ऑफ डिके जो होगा वो हमारा होगा, सिंपल सी बात है, वो होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके, ठीक है, और बच्चों टोटल टाइम। बस ये बात हो गई बच्चों। अब देखिए हमारा कितना जो है डिके हुआ, वो हुआ dn, और बच्चों कितने टाइम में हुआ, तो वो हुआ dt टाइम में, ठीक है। अब बच्चों
ये जो है हमारा जो है डिके था, यानी कम हो रहा था, तो इस वजह से इसके आगे एक माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ये है हुआ रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब चलिए इसको पकड़ करके हम आगे जो है इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक, तो बच्चों ये किसके, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके जो था वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो यहां पर देखिए सपोज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन given sample is capital N। ठीक है, और बच्चों तो हमारा क्या हुआ, रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट। या क्या इस तरीके से बच्चों रेट ऑफ डिके हमारा क्या है, वो है -dn/dt। और बच्चों ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n की, क्योंकि हमारा जो है n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जब सॉल्व करते हैं तो आएगा -dn/dt इज इक्वल टू λn। जहां पर बच्चों लैम्डा क्या है, इसको बोलते हैं हम एक कांस्टेंट। ठीक है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, और ये हमारा कहलाता है डिके कांस्टेंट। क्या कहलाता है, डिके कांस्टेंट। ठीक है, ये वापस इस तरीके से आ गया। अब बच्चों चलिए इसका थोड़ा सा जो है एनालिसिस करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, हमने इसको किया dn/n। ठीक है, हमने क्या किया, dn/n इज इक्वल टू -λ/dt, इस तरीके से कर लिया। बच्चों यहां पर देखिए n वाले एक साथ और इधर निकल गया। ठीक है बच्चों, अब क्या है, एक लंबे समय के लिए जो है हमें इसका कैलकुलेशन इसके हिसाब से देखना है, तो बच्चों हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो बच्चों हमने इसका इंटीग्रेशन किया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से किया। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में हमने एक सैंपल लिया। ठीक है, और डिके स्टार्ट हुआ, रेडियो एक्टिविटी डिके स्टार्ट हुआ। तो बच्चों क्या हुआ, वो सैंपल धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो सपोज करिए जब टाइम t 0 था तब हमारे पास सैंपल में n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, और जब टाइम t हुआ तो बच्चों हमारे पास n न्यूक्लियाई रह गए। ठीक है, तो बच्चों अब हम यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, log बेस en, और इसकी लिमिट लगेगी हमारी n से n नॉट तक इज इक्वल टू -λ/t, और बच्चों इस तरीके से आएगा 0 से t। ये आ गया हमारे पास। हम बच्चों यहां पे रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा log बेस e n/n नॉट इक्वल टू -λ/t। इस तरीके से आ गया बच्चों यहां पे देखिए। अब बच्चों ये हमारा हमको एक हमें इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला फाइंड आउट हुआ, जिससे हमारे सारे अधिकतर न्यूमेरिकल्स लगते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बच्चों इसका हम जो है फर्दर आगे जो है ऑपरेशन करेंगे, और देखिए हमारे पास अभी कुछ चीजें निकल के आएंगी। उन सब चीज को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों डेरिवेशन वगैरह तो आता है, वो आता है आपके 12th के एग्जाम में या आपके क्लास में जो टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन बच्चों अगर जो आप बढ़िया एग्जाम देने जा रहे हैं जैसे सीयूटी, एनडीए और आईआईटी, नीट, इस टाइप का, तो बच्चों उसमें से क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको सारी बात पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये हमारा आया। अब बच्चों इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n/n नॉट इज इक्वल टू e की पावर -λ/t। ये आ गया बच्चों इस तरीके से। और बच्चों यहां पर आ गया n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर -λ/t, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहां पर देखिए ये एक फार्मूला हमको ये मिला, और एक फार्मूला बच्चों हमको मिला log n/n नॉट बेस e इज इक्वल टू -λ/t। ये इस तरीके से बच्चों हमको दो फार्मूले मिले।
और बच्चों यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि न्यूमेरिकल भी लगाने हैं, तो न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो यही बात यूज होगी। यहां पर जो n है, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, रिमेन्स इन सैंपल, ठीक है, इन सैंपल आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। और बच्चों ये होता है n नॉट, होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली प्रेजेंट इन द सैंपल। सिंपल सी बात, ठीक है। यहां पर यह है नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिमेन्स इन सैंपल आफ्टर टाइम टी और n नॉट। बच्चों हम जब इस फार्मूले में, सुन लीजिए फिर से एक बार बताना है, जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको दिखा भी देंगे, हम जब इस फार्मूले में या इस फार्मूले में n की वैल्यू रखते हैं तभी हमसे होती है मिस्टेक, ठीक है, तभी हमसे मिस्टेक होती है। क्योंकि बच्चों हमसे जो है रिमेनिंग कितना बचा, ठीक है, न्यूक्लियस में डिके होना शुरू हुआ तो टी टाइम बाद कितना बचा उसको यहां पे रखना होता है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी दी होती है कि हम वो रख देते हैं जो हमारा डिसइंटीग्रेट हो चुका है, बस यहीं पे मिस्टेक होती है। मैं आपको न्यूमेरिकल्स में करके भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। बच्चों इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस तरीके से, ये हमारा जो है एक फार्मूला हमको मिल गया जिससे हम डिके को देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होता है, यहां पर हम निकालेंगे वैल्यू डिके कांस्टेंट की। तो बच्चों अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें या लैम्डा को डिफाइन करना चाहें तो उसका एक प्रोसेस होता है, वो देखिए क्या होता है, ठीक है बच्चों। लैम्डा को अगर हम रखें 1/t, क्यों रखते हैं अभी बताता हूं मैं, ठीक है। लैम्डा को रखें 1/t तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस, ठीक है, 1/t इंटू टी, ऐसे आ गया, ये गया कट। तो बच्चों बचा हमारा n नॉट e की पावर -1 और ये आ गया n, तो n इक्वल टू आ गया n नॉट बाई e, ठीक है बच्चों। और e की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.73, ठीक है, 16 इस टाइप से होती है। तो बच्चों अगर हम इसको यहां रखेंगे तो n नॉट इक्वल टू 2.7316, n की वैल्यू आ गई। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, 0.368 n नॉट, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये हमारा आता है। अगर परसेंटेज में निकालें तो n is the 36.8% of n naught, ठीक है, ये इस तरीके से आया। और बच्चों यहीं से हमको जो है डिके कांस्टेंट, रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट की जो है डिफिनेशन मिलती है। हमने यहां पे 1/t क्यों लिखा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बच्चों e की पावर जो है वो हमारी जो है कांस्टेंट रहेगी, ये डायमेंशन लेस वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों। अब यहां टाइम है तो रेसिप्रोकल में भी टाइम आएगा तो अपने आप इसका यूनिट डायमेंशन खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने इसको 1/t रखा, ठीक है। e की पावर हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इसलिए यहां पे इसको 1/t रखा। तो बच्चों क्या आया हमारे पास कि हमारा जो है लैम्डा जो है अगर 1/t लिया जाए तो बच्चों उतने टाइम में हमारा जो है 36.8% जो है बचता है सैंपल जो हमारा इनिशियल था, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां से बच्चों हमारा जो है निकलेगा, यहां से बच्चों हमारा निकलेगा डिफिनेशन ऑफ डिके कांस्टेंट लैम्डा, ठीक है। तो बच्चों यहां नोट कर लीजिए, द रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट, ठीक है, may be defined as
द रेसिप्रोकल ऑफ ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ लिख चुके हैं वहां पे, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम इंटरवल in which the number of active nuclei in a given sample reduces to 36.8% of its initial value। ये बच्चों हमारी डीके कांस्टेंट की जो है डिफिनीशन होती है। क्या होता है, मतलब कि डीके कांस्टेंट उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम में हमारा जो है सैंपल है वो 36.8% रिड्यूस होकर के हो जाता है अपनी इनिशियल वैल्यू पे। मतलब जितना हमको सैंपल मिला था उसका सिर्फ 36.8% हमारा रह जाता है जिस टाइम में उस टाइम का रेसिप्रोकल हमारा कहलाता है लैम्डा डीके कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये हमारा यहां पर आ गया। अब बच्चों यहां से जो है 2-3 कंक्लूजन और निकलते हैं, चलिए अब हम उसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो है ग्राफ एक बनाया जाता है, एक ग्राफ बनाया जाता है बच्चों नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और बच्चों रेडियो एक्टिविटी टाइम के बीच में। ठीक है, टाइम के साथ जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के बीच में हमारा जो है ग्राफ बनता है। वो ग्राफ देखिए क्या होता है, देखिए ऐसा होता है। देखिए ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, इधर बच्चों हमने लिया टाइम, ठीक है, और इधर बच्चों हमने लिया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, जिस टाइम पे ये हमारा इतना न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो बच्चों जैसे टाइम हमारा 0 था और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सपोज करो n था, तो मामला यहां पे था। बच्चों धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा तो न्यूक्लियाई कम होंगे। तो बच्चों देखिए इसका जो ग्राफ आता है वो बच्चों देखिए इस तरीके से ऐसे करके आता है, और बच्चों ये जाकर के मिलेगा हमारा इंफिनिटी पे। मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल बिकम 0 एट द इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी इनफाइनाइट टाइम लगेगा उसको पूरी तरीके से खत्म होने पर। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा जो यहां पे एक कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन of nuclei is more in initial स्टेज। ठीक है, इनिशियली क्या होता है कि हमारा डिसइंटीग्रेशन बहुत ज्यादा तेज होता है, धीरे धीरे वो कम होता जाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो हमारे कम होने लगते हैं। ठीक है बच्चों, और ये है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिके ऑफ न्यूक्लियाई इज एक्सपोनेंशियल। ये हमारा एक्सपोनेंशियल होता है, ये हमारा फॉर्मूले में भी आया था और बच्चों ग्राफ में भी हमारा शो हो रहा है। फॉर्मूले में बच्चों हमको ये मिला और ग्राफ में भी हमारा शो हो रहा है। तो बच्चों ये हमारा जो है कंक्लूजन था, ये हमारा हो गया लॉ ऑफ डिके। ठीक है, लॉ ऑफ डिके हो गया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। अब बच्चों इसमें जो अगला पॉइंट आता है हमारा, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट होता है बच्चों हमारा हाफ लाइफ का। ठीक है, हाफ लाइफ का। बच्चों यहीं से एक कंसेप्ट और निकला, जैसे कि हमारा कोई भी न्यूक्लियाई जो कि रेडियो एक्टिविटी शो करता है वो बच्चों डिके हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। तो कम होने में एक चीज की एनालिसिस की गई कि कितने टाइम में आधा हो रहा है। ठीक है, उसी को कहा गया हाफ लाइफ। तो आप जो है यहां पे टाइम देखिए हाफ लाइफ।
यहां पे ऐसे लिख लीजिए। तो देखिए क्या हुआ, हाफ लाइफ किसको कहते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ इज टाइम, हाफ लाइफ इज द टाइम in which the original nuclei remains half of its initial value का वो हाफ रह जाता है, ठीक है। अब देखिए हम इस टाइम को कैलकुलेट करते हैं। और बच्चों देखिए ये बात आप नोट कर लीजिए, दिस वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई। इसको नोट कर लीजिए कि हाफ लाइफ वैल्यू इज, ठीक है, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए हमारा जो लॉ ऑफ डीके कांस्टेंट निकला था वो हमारे पास कुछ इस तरीके था कि n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। बच्चों इसको दूसरे फॉर्म में हम लिखते हैं तो log e n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये आ गया इस तरीके से। बच्चों देखिए क्या हुआ, n जो है वो हमारा है रिमेनिंग न्यूक्लियाई, ठीक है, रिमेनिंग न्यूक्लियाई है ये हमारा। और ये बच्चों हो गया हाफ, जस्ट हाफ, n इक्वल टू n/2 हमारा आ गया। तो बच्चों हम इसको यहां पे लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। हम यहां पे लिखते हैं, गलत लिख दिया मैं, n/n इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है। बच्चों क्या हुआ कि जो हमारा रिमेनिंग न्यूक्लियाई है वो हो गया n0/2। अब देखिए बच्चों ये किस टाइम में हुआ, तो बच्चों t इक्वल टू लेंगे हम t हाफ और इसी को हाफ लाइफ टाइम कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ, इसको याद रखेंगे तो आ गया log e n0/2 डिवाइडेड बाई n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t 1/2, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या हुआ, n0 से n0 गया तो आ गया log e 1/2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t 1/2, ऐसे आ गया, ठीक है। इसको करेंगे तो बच्चों अगली लाइन में आ जाएगा हमारा log 2 बेस e इक्वल टू लैम्डा t 1/2, इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0. ठीक है 693 और ये आता है लैम्डा और ये हो गया बच्चों t हाफ, ठीक है। तो बच्चों यहां से हमारा जो है हाफ लाइफ टाइम जो निकलता है वो निकल के आता है 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है। ये बहुत फेमस इक्वेशन है, इसको आप इस तरीके से नोट कर लीजिए, 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये बच्चों हमारा हो गया हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम का ये फार्मूला होता है, इसको हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया हाफ लाइफ का। अब बच्चों इसके बाद एक जो और कंसेप्ट आता है इसमें, वो आता है हमारा मीन लाइफ का, ठीक है, मीन लाइफ। अब देखिए क्या होता है मीन लाइफ, मैं आपको समझाता हूं, फिर इसकी लिखवाऊंगा डेफिनेशन और फिर लिखवाऊंगा डायरेक्ट फार्मूला बिना किसी जो है डेरिवेशन के, क्योंकि उसके डेरिवेशन का कहीं यूज नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए क्या हुआ कि मीन लाइफ, ठीक है बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है इसका। मीन लाइफ का मतलब क्या होता है, मीन लाइफ क्या होता है, एवरेज लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियस इन द सैंपल इज कॉल्ड द मीन लाइफ, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास इसकी डिफिनीशन है। सबसे पहले आप डिफिनीशन नोट कर लीजिए, द एवरेज लाइफ ऑफ all the nucleus present in given radioactive
रेडियो एक्टिव सैंपल इज नोन एज मीन लाइफ। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। अब बच्चों इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूं इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग इसका जो है वो ये है कि हमारे पास एक सैंपल है रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस का, उसका बच्चों डिसइंटीग्रेशन होगा, रेडियो एक्टिविटी डिके होगा उसका। बच्चों डिके होता है, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि किस सैंपल का हमारा डिके कब स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सैंपल है, उसमें खूब ढेर सारे एटम है करोड़ों, और उसका एक का आज हुआ डिसइंटीग्रेशन, एक का 2 दिन बाद हुआ, एक का 3 दिन बाद हुआ। तो इस तरीके से हर एक न्यूक्लियस की लाइफ अलग अलग है, हर एक एटम के न्यूक्लियस की लाइफ अलग अलग है। अब बच्चों टोटल लाइफ निकाली जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बच्चों सारे न्यूक्लियस की जो लाइफ होती है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमारा मीन लाइफ कहलाता है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इसको देके बताता हूं। सपोज करिए हमारे पास एक रेडियो एक्टिव, ठीक है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का सैंपल है, सब्सटेंस का हमारे पास क्या है, सैंपल है, और उसके अंदर बच्चों सिर्फ 5 न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ कि सपोज करिए ये हमारा डिसइंटीग्रेट अभी होता है 0 पे, ये बच्चों 1 दिन बाद होता है 1 डे। ठीक है बच्चों, ये 2 दिन बाद होता है 2 डे बाद। ठीक है, ये सपोज करिए होता है 30 दिन के बाद। ठीक है, और ये होता है सपोज करिए 150 दिन के बाद हमारा डिके होता है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं कि कौन सा कब डिके होगा, इस तरीके से हुआ। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये जो सैंपल था जिसमें 5 हमारे पास थे, तो टोटल इसका कितना हो गया लाइफ। लाइफ हुआ बच्चों 0 + 1 + 2 + 30 + 150। ठीक है, +150, यानी कि इस पूरे सैंपल की जो लाइफ हुई वो हो गई बच्चों हमारे पास 183 डेज। ठीक है, इतने डे के बाद ये पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया, ऐसा हम सपोज करके चलें, ऐसा नहीं होता। लेकिन बच्चों यहां पर हर एक सैंपल की इंडिविजुअल लाइफ अलग अलग थी। देखिए इसकी पूरी हुई 183, इसकी हमारी जो है देखिए कितनी हुई 22 32 और 30 और 2 32 और 33 डेज हुई। इसकी बच्चों और कम थी, इसकी और थी, और तुरंत हो गया। तो सबकी लाइफ हर एक न्यूक्लियस की अलग अलग है। अब बच्चों हम इसका मीन निकाल दें तो वो हमारा मीन लाइफ कहलाता है। तो बच्चों देखिए मीन लाइफ क्या हुआ, मीन लाइफ का जो फार्मूला हुआ, मीन लाइफ इज इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ टोटल लाइफ ऑफ all the nucleus in the sample divided by number of nuclei। ये बच्चों इसका मीनिंग हुआ। मतलब अगर इसी एग्जांपल को हम प्रोसीड करें तो सबका सम हुआ 183 और कितने थे, 5 न्यूक्लियाई थे। तो बच्चों जो ये आएगा वो आएगा, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 3 और उसके बाद आएगा 6, ठीक, और 0.6, ये इस तरीके से आएगा। इतने डे मीन लाइफ होगा। ठीक है, इतने डे इसका मीन लाइफ होगा, ये इसका मतलब होता है। मतलब सारे न्यूक्लियस का टोटल लाइफ है जितना, और नंबर ऑफ न्यूक्लियस से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा मीन लाइफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका इंपॉर्टेंस होता है अपना, जब आप आगे जाओगे पढ़ोगे, प्रैक्टिकल वर्क करोगे न्यूक्लियाई पे, न्यूक्लियर फिजिक्स में, तब इसका मीनिंग समझ में आएगा। इसका बच्चों एक प्रॉपर जो है डेरिवेशन है मीन लाइफ के फॉर्मूले का, उसको आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मीन लाइफ को हम एक सैंपल से डिनोट करते हैं, नोट कर लीजिए। मीन लाइफ इज डिनोटेड बाय सिंबल टाउ। ठीक है, क्या चीज, टाउ। ठीक है, मीन लाइफ का जो फार्मूला आता है वो आता है टाउ इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है बच्चों,
टाउ इज इक्वल टू 1/लैम्डा। और बच्चों देखिए क्या होता है यहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले हमने हाफ लाइफ का जो फार्मूला डिराइव किया था, तो हाफ लाइफ कितना था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये आया था बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहां से हम 1/लैम्डा निकालेंगे, तो 1/लैम्डा जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा टी हाफ, ठीक है, जो होगा हमारा टी हाफ डिवाइडेड बाई 0.693। ठीक है, तो जो टाउ का जो मीन लाइफ का फॉर्मूला आता है वो आता है टाउ इक्वल टू 1/लैम्डा। तो बच्चों हम इसकी जगह 1/लैम्डा की जगह ये रख देते हैं। तो एक फार्मूला बच्चों ये भी होता है हमारा 0.693 अपॉन टाउ, और बच्चों इसको और सॉल्व करेंगे तो टाउ इक्वल टू होता है 1.44 इंटू टी हाफ। बच्चों तीन फार्मूले हमारे पास होते हैं मीन लाइफ के, इसको कहा जहां पर भी जैसा हमको दे रखा हो न्यूमेरिकल्स में, उसको उस तरीके से हम यूज कर लेंगे। ठीक है, हम देखेंगे टी हाफ दे रखा है तो क्या है, अगर हमको डीके कांस्टेंट दे रखा है तो हमारा क्या यूज होता है, इस तरीके से हम इसको बच्चों यहाँ पे निकाल लेंगे। इसमें इससे ज्यादा डिटेल में जाने की आपको इस लेवल की कोई जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक लास्ट पॉइंट इसमें बचा है हमारा, और वो है बच्चों हमारा एक्टिविटी ऑफ, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। तो अब बच्चों यहां हेडिंग आप लगा लीजिए, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, हमें ये बताना है कि हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना एक्टिव है। बच्चों ये एक और तरीका है डीके लॉ को रिप्रेजेंट करने का। डीके लॉ भी हमने जो पढ़ा था उसमें क्या हमारा निकल के आया था, वो आया था n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये आया था बच्चों अभी हमारा थोड़ी देर पहले। वही चीज बच्चों इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है बच्चों, यहां पर एक्टिविटी का जो डेफिनेशन दी गई वो ये दी गई, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई disintegrated per second is known as activity of the sample। एक्टिविटी ऑफ द सैंपल, ये बच्चों इस तरीके से आ गया, और इसको डिनोट किया गया आर से। सपोज करिए हमारे पास एक जो है सैंपल है, उसमें एन न्यूक्लियाई है। ठीक है, और बच्चों जो है वो जो है dt टाइम में dn न्यूक्लियाई उसमें से हमारे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो बच्चों इस हिसाब से हमारा जो एक्टिविटी होगा वो हो जाएगा माइनस dn/dt। ये हो जाएगा बच्चों, क्या हुआ कि dt टाइम में हमारा dn न्यूक्लियस जो है गिवन सैंपल में डिसइंटीग्रेट हो गया। तो एक्टिविटी की इस डिफिनेशन से ये आया कि dn/dt। ठीक है बच्चों, अब इसको आप यहां पर देखते कर चलिए। ठीक है, अभी बच्चों थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या प्रूव किया था कि जो dn/dt होता है माइनस dn/dt वो हमारा लैम्डा n के बराबर होता है। ठीक है, ये थोड़ी देर पहले किया था। तो बच्चों इसके हिसाब से जो हमारा r है वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास लैम्डा n। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए n जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है जो हमारे बचे, और बच्चों इसकी वैल्यू निकली थी हमारे पास इससे, तो हम इसकी जगह इसको रख देते हैं। तो आ गया लैम्डा इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी r, और बच्चों इसको जो है हम r0 लिख देते हैं। r0 हो गया लैम्डा n0। तो बच्चों हमारे पास आ गया r इज इक्वल टू r0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया। ये काफी हद तक सिमिलर होता है बच्चों इसके। ठीक है, और ये एक्टिविटी वाला जो कहानी है वो सिर्फ है अनदर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डीके लॉ, और कुछ नहीं है। इसको एक्टिविटी पे है, ये रिमेनिंग न्यूक्लियस है, ये एक्टिविटी है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। बस यहाँ एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है R0 जो होता है
वो लैम्डा एन नॉट के बराबर होता है, और वो सिर्फ बच्चों इस तरह से था कि आर हमारा लैम्डा एन के बराबर होता है। कुल मिलाकर के अगर इस वाले फॉर्मूले में दोनों तरफ हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से, ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आर और ये हो गया आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इस तरीके से हो गया। इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ द गिवन रेडियो एक्टिव सैंपल। ठीक है, ये बच्चों एक छोटी सी बात थी जो इसकी थ्योरी में आपके लेवल के हिसाब से जो है लास्ट में आती है। ठीक बच्चों, तो ये बच्चों हमारा हो गया डीके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। ठीक है बच्चों, अब यही एक टॉपिक हमारा न्यूक्लियाई में ऐसा होता है जिसके ऊपर हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो बच्चों चलिए अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और बच्चों इसमें मिस्टेक बहुत होती है। ठीक है, क्योंकि हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है और कंसेप्ट को हम थोड़ा सा गलत अप्लाई कर देते हैं या जल्दीबाजी कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर देखिए किस टेक्निक से इसको करते हैं। देखिए क्या हुआ, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इमिटेड व्हेन थोरियम 9232 चेंजेस इनटू लेड 822208। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए हमको क्या दे रखा है, हमको एक थोरियम का सैंपल दे रखा है और बच्चों उसका जो है एटॉमिक नंबर 90 और मास नंबर 232 है, और वो बच्चों जो है अल्फा एंड बीटा डीके के बाद हमारा लेड में कन्वर्ट हो जाता है जो है 82 एंड 208। ठीक है, इसमें से अल्फा पार्टिकल भी निकलते हैं और बीटा पार्टिकल भी निकलते हैं। बच्चों एक बात यहां ध्यान रखिएगा, अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकलते, 1 by 1 निकलते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, यहां पर हमको ये बताना है कि कितने अल्फा पार्टिकल और कितने बीटा पार्टिकल हमारे निकले जो कि हमारा थोरियम लेड में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों इसको करने के लिए आपको अल्फा और बीटा का जो है डीके लॉ पता होना चाहिए। देखिए क्या होगा, सपोज करिए एक सैंपल है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास है सैंपल, ठीक है, जेड और ए। इसमें से बच्चों जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो बच्चों क्या होगा, हमारा y बनेगा, और बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, z -2 a -4 यहां पे हो जाएगा, प्लस ये अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल गया। और बच्चों सपोज करिए कि इसी सैंपल में से पहले बीटा पार्टिकल निकलता है। ठीक है, हम ये सपोज करके चल रहे हैं। तो बच्चों देखिए क्या होता है, यहां पर ये हमारा होगा z+1 और a और प्लस बीटा इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है और इसी को इस पे अप्लाई करना है। यहां पर बच्चों एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर में 4 जो है यूनिट की कमी आती है, लेकिन जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर में कोई भी कमी नहीं आती है और इसमें जो है एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है 1 यूनिट से और इसमें एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से कम हो जाता है। बस यही चीज हमको ध्यान रखनी है और इसी को अप्लाई करना है। इसमें हमारा की फैक्टर होता है ये मास नंबर, यहां पे तो कंफ्यूजन है। ठीक है, मास नंबर हमारा की फैक्टर होता है क्योंकि ये हमारा कम तभी होगा जब हमारा अल्फा पार्टिकल निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए और कितने से कम होता है, 4 यूनिट से कम होता है। तो अब देखिए जादू, हम इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। देखिए यहां पर बच्चों मास नंबर पहले था हमारा 232 और बच्चों ये कम होकर के हो गया 208। देखिए ये हो गया। अगर इसका डिफरेंस निकालें तो बच्चों देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है पूरा 24। ठीक है, 24 का डिफरेंस आ रहा है। और बच्चों जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो हमारा कितना डाउन होता है मास नंबर, 4 यूनिट से, यहाँ 24 से हुआ है। तो हम यहां पर देखिए बड़े आराम से निकाल देंगे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा 24/4 यानी कि 6 अल्फा पार्टिकल हमारे निकल गए। ठीक है, 6 अल्फा पार्टिकल निकल गए तो बच्चों यहां पे ये इतना कम हो जाएगा, आ गया सिंपल सा। अब बच्चों जब 6 अल्फा पार्टिकल हमारे कम हुए तो बच्चों 6 दूनी 12। ठीक है, उसी 2 के हिसाब से बच्चों ये कम होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए बच्चों, 90 माइनस जो है 6 अल्फा पार्टिकल निकले तो बच्चों 2 यहां पे हो गया
तो 90 माइनस 12 यानी कि आना चाहिए 72। ठीक है, यहां पे आना चाहिए हमारे पास, सॉरी गलत मैंने घटा दिया, ये होगा 78। ठीक है, 78, 90 माइनस 12 करेंगे 78 आएगा, तो 78 आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ 78 नहीं आ रहा है, यहां आ रहा है 82 आ रहा है, यानी कि हमारे पास 4 यूनिट बढ़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हुआ बच्चों, जब एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो 1 यूनिट बढ़ता है, ये देखिए Z+1 हो गया। तो पहले अल्फा पार्टिकल निकले जिसमें हमारा जो एलिमेंट बना वो 208 और 78 हो गया। अब बच्चों ये 4 यूनिट बढ़ा है, यानी कि 4 बीटा पार्टिकल इसमें से निकले हैं। तो सो डिफरेंस कितना हुआ, 82 माइनस 78। मतलब ये हमने कहां से लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि जो हमारा जो न्यूक्लियाई हमें मिल रहा है उसका एटॉमिक नंबर हमारा 82 आ रहा है, और सिर्फ अल्फा निकलता तो 78 आना चाहिए, यानी कि इतने का डिफरेंस आ रहा है। कितना का रहा है, 4 का। तो बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 बीटा पार्टिकल यहां से निकले हैं, तो ये 4 यूनिट से बढ़ के 82 हो गया। तो बच्चों यहां पे आ गया 4 बीटा पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरीके के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपकी जो है एक्सरसाइज में, असाइनमेंट्स वगैरह में दे रखे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और मिस्टेक होती भी है। ठीक है बच्चों, तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। अब बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा अगला न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल बच्चों हाफ लाइफ के कंसेप्ट पे बेस है। क्वेश्चन इजी है, और बच्चों देखिए किस तरीके से ये होता है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियम इज 1600 ईयर्स। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स 25% ऑफ रेडियम सैंपल रिमेन अनडिकेड। ये है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या है कि हमारे पास एक रेडियम का सैंपल है। ठीक है, रेडियम का सैंपल है हमारे पास। ठीक है, सपोज करिए उसमें N0 हमारे पास न्यूक्लियाई है, और बच्चों उसका टी हाफ हमको दे रखा है 1600 ईयर्स। ठीक है, और ये कहा है कि कितने समय के बाद हमारा ये 25% रिमेनिंग रहेगा, ये पूछा है। ठीक है बच्चों, तो इसको बताने से पहले हल्का सा हाफ लाइफ का कंसेप्ट हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या हुआ, हमारे पास सपोज करिए किसी कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसमें हमारे पास N0 न्यूक्लियाई है, और बच्चों वो जो है हाफ लाइफ सपोज करिए उसका है हमारा टी हाफ, तो उतने समय के बाद वो हो जाएगा N0/2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, फिर बच्चों सपोज करिए ये हमारा जो है इतना हो गया, तो बच्चों हमने फिर से ऐसे काउंटिंग करी, तो ये हमारा देखिए N0/4 हो जाएगा। कितने समय के बाद, इतने समय के बाद। ठीक है, और बच्चों फिर देखिए हमने इसको इनिशियल सैंपल, फिर इसको लिया, तो बच्चों फिर ये हमारा थोड़े समय के बाद कितना हो जाएगा N0/8, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ। तो ये प्रोसेस हमारा बच्चों इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों यदि हम एक चीज यहां पर देखें तो ये हमारा 1/2 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, अब बच्चों इससे हमको एक चीज ये पता लगती है, ठीक है, कि इफ टाइम इज, ठीक है, मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ टाइम, देन, ठीक है, सपोज करिए टाइम हमने इस तरीके से लिया, और ये हमारे पास मल्टीपल है हाफ लाइफ का, यानी कि इसको बच्चों अगर हम हाफ लाइफ से डिवाइड करें इस तरीके से, जो भी टाइम हमारे पास है, तो हमारे पास एक इंटीजर आएगा, n एक इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे पास उस कंडीशन में रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितना रह जाएगा, आफ्टर टाइम t रिमेनिंग न्यूक्लियाई सपोज करिए हो गया कैपिटल N। तो यहां नोट करिए, आफ्टर टाइम t रिमेनिंग न्यूक्लियाई वो सपोज करिए N है। ठीक है, तो बच्चों जो N आएगा वो आएगा N0
इंटू 1/2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू t अपॉन t हाफ। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये निकल के आएगा। ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है हाफ लाइफ टाइम के रेफरेंस में, इसको आप यहां पर नोट कर लीजिए और यही बच्चों इस पे अप्लाई होने वाला है। तो बच्चों हमको एक रिलेशनशिप मिला, वो देखिए ये मिला। अब बच्चों ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखिए कि हम इसको यहां पर कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास है रिमेनिंग न्यूक्लियाई है 20% ऑफ इनिशियल। ठीक है, इनिशियल हमारे पास था n0, तो n हो गया बच्चों हमारे पास 20%, मतलब 25 इंटू दिस 25%। तो बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया ऑफ n0। तो बच्चों n हो गया हमारे पास n0 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों अभी जो रिलेशनशिप हमने यहां पे लिखा था n इज इक्वल टू n0 1/2 की पावर n। ठीक है, तो इससे बच्चों क्या आ रहा है, इससे आ रहा है n इज इक्वल टू n0 1/2 की पावर 2। मतलब क्या हो रहा है यहां पर बच्चों ये मतलब हो रहा है कि हमारे पास आफ्टर 2 हाफ लाइफ, ठीक है, रेडियम सैंपल विल बी 25% remaining of its initial क्वांटिटी। इस तरीके से बच्चों हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। तो इसने पूछा है कि हाफ लाइफ ऑफ द रेडियम आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स 25% रेडियम सैंपल रिमेन अनडिकेट। ठीक है, तो कितने साल के बाद 25 अनडिकेट रह जाएगा, तो बच्चों 2 हाफ लाइफ के बाद जो है रह जाएगा। तो बच्चों टी आ जाएगा हमारा, ठीक है, 2 इंटू टी हाफ। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों 2 इंटू 1600 दे रखा है, तो टोटल 32 ईयर्स के बाद जो है ये हमारा जो है 25% बचेगा। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस आपकी बुक्स में दे रखे हैं, इसको करिएगा। इसमें कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन कंसेप्ट को अप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्रैक्टिस के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब बच्चों करते हैं एक और न्यूमेरिकल, तो देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये हमारा अगला न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है और कैसे होता है। क्वेश्चन ये है कि द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 अगेंस्ट अल्फा डिके इज 1.5 10 to the power 17 seconds. What is the activity of sample of uranium 238 having this much atoms initially? ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हमको यहां पे क्या दे रखा है, हमको यहां पे दे रखा हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम एटम। तो ये बच्चों हमारा 1.5 इंटू 10 to the power 17 सेकेंड्स है। और बच्चों उसके बाद हमको इनिशियली हमको दे रखा है कि कितना सैंपल हमारा पास जो है जिसमें हमको दे रखे 25 इंटू 10 to the power 20 एटम्स। इतने एटम्स हमारे पास है इनिशियली सैंपल में। हमको क्या निकालना है, एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। और बच्चों एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी होती है हमारी आर, वो होती है बच्चों लैम्डा एन, ये होती है। अब बच्चों लैम्डा हमको दे नहीं रखा, क्या करें, तो बच्चों लैम्डा हमारा निकलेगा हाफ लाइफ से। तो बच्चों हाफ लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है हमारा 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहां पर हम लैम्डा की ये वैल्यू यहां रखेंगे, तो देखिए हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ इंटू n0, क्योंकि इतना ही सैंपल हमारे पास है। ये हमको जो है एक्टिविटी देगा। बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10 to the power 17, इतना सेकंड हमको दे रखा है, इंटू 25 इंटू 10 to the power 20, इतना n0 है।
ठीक है बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11550 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये बच्चों हमारा आएगा एक्टिविटी, ये होगा इसका आंसर। नोट कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। कंसेप्ट आपको पहली बात तो पता होना चाहिए और फिर अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं एक और न्यूमेरिकल, तो देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखें, ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है इस वीडियो का। देखिए न्यूमेरिकल क्या है और होता कैसे है। ठीक है बच्चों, ये देखिए है द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 सेकेंड। कैलकुलेट, सबसे पहले है डिके कांस्टेंट और फिर है टाइम टेकन फॉर द सैंपल टू डिके बाई 7/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम करते हैं पहला पार्ट, डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट बच्चों क्या होता है, वो होता है हमारा लैम्डा, और इसकी जो वैल्यू होती है वो बच्चों होती 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, इस तरीके से होती है बच्चों। टी हाफ हमको जो दे रखा है वो दे रखा है यहां पर, वो दे रखा है हमको 20 सेकेंड। ठीक है, देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 0.693 डिवाइडेड बाई 20, और बच्चों यहां पे आ जाएगा 0.03465 सेकेंड इनवर्स। ये बच्चों हो गया इसका डिके कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, डिके कांस्टेंट का फार्मूला ये होता है, इसको आप याद रखिए, यहां पर साइड में इस तरीके से नोट कर लिए 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। ठीक है, ये हमारा हो गया बच्चों। इसमें जो सीखने वाली बात है वो सेकंड वाले पार्ट में है। ठीक है बच्चों, सेकंड वाले पार्ट में है। तो बच्चों देखिए, सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या करना है, टाइम टेकन फॉर द सैंपल डिके बाई 7/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। बच्चों हमको निकालना है टाइम, कि कितने टाइम में जो सैंपल है रेडियो एक्टिव सैंपल, वो बच्चों अपने इनिशियल वैल्यू का 7/8 टाइम डिके हो जाएगा, 7/8 टाइम खत्म हो जाएगा। बच्चों यहां पर देखिए एक नोट करने वाली बात है, हमारा जो फॉर्मूला था वो बच्चों कुछ इस तरीका था, n = n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। यहां पर बच्चों n जो होता है वो होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सैंपल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सैंपल, सैंपल का रिमेनिंग पार्ट हमारे पास कितना बचा। ठीक है बच्चों, कितना बचा, यानी कि हमारा जो डिके हो गया उसके बाद हमारा कितना बचा। इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है 7/8 हमारा डिके हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो बचा होगा वो क्या होगा, देखिए क्या हुआ, हमारा होगा n, यानी रिमेनिंग पार्ट, वो होगा बच्चों हमारे पास n0। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू थी, माइनस 7/8 ऑफ n0। ठीक है, इतना डिसइंटीग्रेट हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचा बच्चों, वो बचा n0/8। यही हमको जो है देखना पड़ता है और यहीं पे मिस्टेक होती है। तो बच्चों यहां पर आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो है n0/8, और n0 क्या है, इनिशियल सैंपल वैल्यू। ठीक है, ये बच्चों आ गया हमारे पास। अब बच्चों हमको ये पता करना है कि कितने टाइम में ये हमारा n0/8 बचेगा। तो चलिए अब जो है इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, और इसी में सारी कलाकारी होती है। तो बच्चों देखिए क्या होता है इसमें, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, n/n0 = e की पावर माइनस लैम्डा बाई टी, लैम्डा टी। तो बच्चों देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा e की पावर लैम्डा टी = n0/n। भाई माइनस हटाया तो हमने इसको पलट दिया। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या होता, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है लॉग ले लेंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, log e लैम्डा टी बराबर log e n0/n। ठीक है, ये हो जाएगा इधर वाला, वो हो जाएगा लैम्डा टी = log e n0/n, यानी कि
जो टाइम हमारा लग रहा है, टाइम आ रहा है 1/λ log n0/n। इस तरीके से बच्चों हमारे पास आ गया। अब बच्चों इसमें हम वैल्यू रखेंगे और हमारा टाइम निकल आएगा। ठीक है, इसमें रखेंगे तो नहीं निकलेगा, इसको जो है इस फॉर्म में हमें पता होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल्स हमारे लगेंगे, चाहे अब कैसे भी हो। अब देखिए कैसे हम इसको करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए कैसे हम किसको करते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो आया t = 1/λ log n0/n। ठीक है, अब चलिए बच्चों यहां पर जो है बेस हमारा e है, तो हम इसको बेस 10 में बदलेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई लैम्डा और log 10 n0/n। ये आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। कैलकुलेशन के पार्ट से बचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए क्या हुआ, 2.303 लैम्डा की वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, ये देखिए, इनटू log 10 n0 हमारा n0 है और n है हमारा n0 डिवाइडेड बाई 8। ये देख लीजिए बच्चों। अब देखिए यहां पे क्या आएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 इंटू टी हाफ, ऐसे आ गया। और बच्चों ये हो जाएगा हमारा log 10, ठीक 8, ऐसे हो गया। बच्चों इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो ये हो गया 2 क्यूब। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज और देखिए, 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 इंटू टी हाफ है हमारा 20 सेकेंड, और बच्चों ये हो जाएगा 3 इंटू log 2 बेस 10, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो होती है नोट कर लीजिए, log 2 बेस 10 इक्वल टू 0.3010, ये हो गया। तो बच्चों इसको हम यहां रख देते हैं, तो ये आ गया हमारा 0.3010। ठीक है, जब हम काटेंगे बच्चों तो ये और ये सब कट जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 20 इंटू 3 टाइम, तो टाइम हमारा आ गया 60 सेकेंड। जो टाइम आया हमारा वो बच्चों आया 60 सेकेंड। ये बच्चों इसका आंसर इस तरीके से होगा। ठीक है, ये बच्चों इसका आंसर इस तरीके से होगा। अब बच्चों देखिए किस तरीके से जो है हमने इस फॉर्मूले में कन्वर्ट किया और फिर इसको अप्लाई किया, तब टाइम निकल आएगा। बच्चों अगर आपका n0 n कुछ भी दे रखा है तो आप इस तरीके से उस टाइम को निकाल सकते हैं जिसमें वो डिसइंटीग्रेट होकर के रिमेनिंग में कुछ ना कुछ बचेगा। बच्चों रेडियो एक्टिविटी में सबसे ज्यादा जरूरत है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की, और जो अधिकतर बच्चे बहुत कम करते हैं और फिर एग्जामिनेशन में उनका जो है न्यूमेरिकल हो नहीं पाता है, या गलत हो जाता है, या छूट जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एक्सरसाइज में, बुक्स में जो एक्सरसाइज दी हुई है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सबको जो है सॉल्व कीजिए। नहीं होता नीचे कमेंट में डालिए, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपसे एग्जामिनेशन में जो है न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस न्यूमेरिकल के साथ आज का वीडियो मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है बच्चों। अब बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में न्यूक्लियर फिजन की कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।